दोस्तों, मैं शेख सुरैया। स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। आज हम मौजूद हैं निवेदिता हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है सीपी शर्मा सर, जो एक प्यूमेनोलॉजिस्ट है और ये हमें कोविड से रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे। वेलकम सर। नमस्कार दर्शक वृंद, मैं डॉक्टर सीपी शर्मा पल्मोलॉजिस्ट हूँ। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट ये न्यूज़ रिलीज करने का यही मीनिंग है कि अभी नया थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, न्यू वेरिएंट है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमको पैनिक करना चाहिए नहीं चाहिए, और यदि आया तो हम लोग प्रिपेयर्ड है कि नहीं, वो सब डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, वो डेल्टा वेरिएंट जो पहले सेकेंड वेव में आया था उसे जैसे हाहाकार मचाया था, तो वो डेल्टा से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ओमाइक्रॉन से प्रोटेक्शन उसको अभी तक का जो रिसर्च है उसमें देखा गया कि वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग इम्यून इवेशन। सो जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट होने से फिर रिपीट उससे इन्फेक्ट नहीं होते, लेकिन ओमाइक्रॉन का क्या है कि वो जो इम्यूनिटी दे रहा है डेल्टा वेव या वैक्सीनेशन, वो उसको बाईपास करके आपको इन्फेक्ट करने का क्षमता रखता है। तो इसीलिए थर्ड वेव आने का पॉसिबिलिटीज अभी भी है। जैसे साउथ अफ्रीका में अभी देखा गया है कि जो ऑलरेडी डेल्टा वेव में इन्फेक्टेड थे, दे आर गेटिंग इन्फेक्शन विद ओमाइक्रॉन। और सेकेंडली अभी आज के रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि सिंगापुर में जो पेशेंट्स ऑलरेडी वैक्सीन 2 लगा के बूस्टर भी लगा चुके हैं, वो भी दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव विद ओमाइक्रॉन। तो जो इम्यून इवेशन जो इनका एक सिंगापुर में अभी 2 केसेस आज ही रिपोर्ट देखा मैं हमने कि जिसने ऑलरेडी बूस्टर डोज वैक्सीन लगा चुके हैं वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसीलिए आपको क्या है कि जो वैक्सीनेटेड है और ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हम प्रोटेक्टेड है बोल के ओमाइक्रॉन से बोल नहीं सकते। तो वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट थर्ड वेव। ऑलरेडी रशिया हो गया, यूरोपियन अनेक कंट्रीज में थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुका है। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड सेकेंड पार्ट बैड पॉइंट अबाउट ओमाइक्रॉन इज ओमाइक्रॉन का जो स्प्रेड का जो गतिविधि है, स्प्रेड का जो स्पीड है, वो डेल्टा से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो डेल्टा में सडन जैसे रैपिड हाहाकार मच गया था, तो उससे भी डबल मतलब इन्फेक्शन रेट होने से और रैपिड स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। तो सेकंड ये पॉइंट हमको नज़र रखते हुए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड फॉलो स्ट्रिक्ट मास्क सैनिटाइजेशन डिस्टेंसिंग दैट हैज टू बी कंटिन्यूड। लेकिन थर्ड एक स्लाइटली मतलब पॉजिटिव रे ऑफ होप यही है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है टिल रिसेंट, ये बोलते हैं कि सीवियरिटी ऑफ ओमाइक्रॉन इतना डेल्टा टाइप सीवियर अभी तक देखा हुआ नहीं है। तो इसलिए आपको हो सकता है कि स्प्रेड रैपिड हो, ट्रांसमिशन हो, ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट भी री इन्फेक्ट हो, लेकिन इतना सीवियरिटी ना होने का चांसेस है। लेकिन अभी दैट इज टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तक खाली 1-2 कंट्रीज में ही ओमाइक्रॉन का मतलब मात्रा ज़्यादा है, अदरवाइज डेल्टा ही अभी घूम रहा है। अभी तक हम लोग जो पेशेंट देख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट ही देख रहे हैं। सो ये 3 पॉइंट देखते हुए मतलब आपको ये कि थर्ड वेव आने का चांसेस है, आएगा बोल के कोई कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आया तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ रिगार्डिंग प्रिपरेशन, आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन गुड इनफ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी एक्स्ट्रा बेड्स ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव पे हमको मतलब प्राइवेट सेटअप्स में इतना ज़्यादा लोड होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट में ऑलरेडी बिकॉज मेडिकल कॉलेज में मतलब यूज सेटअप ऑलरेडी बन चुका है, ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, ऑक्सीजन का कमी होने का चांसेस कम है। तो लेट्स होप कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव इफ इट कम्स ऑल्सो। लेकिन वी हैव टू बी बेस्ट इज वी हैव टू प्रिवेंट थर्ड वेव। हम लोग को बेसिकली स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल जो बोलते हैं वो मेंटेन करके चलना है। बट मेरे हिसाब से इमीडिएटली अभी पैनिक होके एकदम सेकेंड वेव के हिसाब से पैनिक होके भागना अभी तक हम लोग को जरूरी नहीं है। अभी भी हफ्ते में 2 या 3 केस मैं देख रहा हूँ कोविड का, बट दे आर
बेसिकली पुराना डेल्टा वेव्स का ही रेसिडुअल, जो हम तो वैगिंग ऑफ टेल बोलते हैं, जो जो पूंछ थोड़ा कंटिन्यू करता है, वो उसी टाइप का लगता है। बट हाँ, अभी तक एटलीस्ट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग को के पास ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया भी नहीं है। वी हैव नॉट सीन दैट। सर बूस्टर इंडिया में कब तक आ सकता है? बूस्टर का प्रॉब्लम है कि अभी तक इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड उसका एफिकेसी अभी भी कंफर्म नहीं है। और कोई कंपनी जैसे फाइजर बोलता है बूस्टर इज इंडिकेटेड, और कोवैक्सीन अभी रिसेंटली बोल रहा है कि वी हैव टू यूज द बूस्टर्स। कोविशील्ड का अभी भी श्योर नहीं है। जैसे आपका जो स्पुतनिक रशियन जो वैक्सीन है, उसका भी बूस्टर का अभी तक इंडिकेशन दिया नहीं है। और जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है, उसका आपको खाली सिंगल डोज में इट विल बी सफिशिएंट। उन लोग बोल रहे हैं कि एक ही डोज लेने से सफिशिएंट है। तो अभी तक एग्जैक्टली क्लियर इंटरनेशनल गाइडलाइंस आए नहीं कि इस ये वैक्सीन को आपको बूस्टर देना है, इसको नहीं देना है, और इम्यूनिटी वैक्सीन लगाने के बाद इतने दिन रहता है बोल के अभी भी क्लियर नहीं है। तो अभी बूस्टर प्रेजेंट मोमेंट हम लोग को कमेंट करना इट्स नॉट इजी। सर जैसे कि अंडर 18 है जो उन लोग की वैक्सीन नहीं आई है, तो उनकी वैक्सीनेशन कब तक आएगी और ओमिक्रॉन उन पे कितना इफेक्ट होगा? जनरली यंग पेशेंट्स दे आर ऑलरेडी, मेनी ऑफ देम दे आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, क्योंकि उनको जनरली टीनेज और उससे नीचे जो उम्र है उन लोग को जनरली एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहता है। तो उन लोग को पर्सनली डिजीज बेसिकली प्रेजेंटेशन रेयरली होता है। अभी इवन फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में हमने देखा है कि अराउंड हार्डली लेस देन 10 पेशेंट आई हैव सीन लेस देन 18 ईयर्स जो सिम्टोमेटिक होके आए हैं। और ऑब्वियसली मोर्टालिटी जो डेथ रेट होता है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इवन थर्ड वेव यदि बाई चांस अनलॉक के लिए आ गया भी, तो हम लोग को इन्फेंट, चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स, उनको जनरली इफेक्ट ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू से दैट अभी स्कूल खुल गया है, बच्चे लोग बाहर कंटिन्यू मतलब आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ गया है, तो वो सपोज इन्फेक्टेड हो गए तो घर में जाके बुजुर्ग हो गए जिनका कोमॉर्बिडिटीज हो गया, दूसरा इलनेस हो गया, वहाँ स्प्रेड हो गया, उन लोग को इफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है रादर देन चिल्ड्रन गेटिंग अफेक्टेड। तो ये इश्यू रहता है। अब बच्चों का वैक्सीन कब आएगा, ट्रायल होगा, अप्रूव होगा, फिर रूटीन वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो दैट इज ए थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो हम लोग अभी तो बोल नहीं सकते। दैट द इशू। सर ये थर्ड वेव को लेकर राज्य सरकार आपको कुछ हेल्प कर रही है नर्सिंग होम्स को? नर्सिंग होम को हेल्प जनरली क्या रहता है कि गवर्नमेंट ने सेकेंड वेव में बहुत हेल्प किया है, बिकॉज ऑक्सीजन का पूरा आपको रूटीन सिस्टम बना के ये हॉस्पिटल में इतने ऑक्सीजन सिलेंडर अप्रूव्ड है, इतना देना है, ब्लैक मार्केटिंग बंद करके एग्जैक्टली जिनको जितना जरूरी है वो हिसाब से सेकेंड वेव में बहुत सारे हेल्प किया है। तो थर्ड वेव में भी ऑब्वियसली हेल्प तो गवर्नमेंट से मिलेगा ही हम लोग को, नंबर 1। नंबर 2 क्या कि प्राइवेट सेटअप में इतना ओवरलोड जैसे फर्स्ट वेव में हुआ था, सेकेंड थर्ड वेव में होने का चांसेस कम है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ बेड्स कोविड के लिए ऑलरेडी स्टॉक में रखा हुआ है, तो एज फार एज आई नो, तो इसलिए मोस्ट लाइकली इट्स प्राइवेट सेटअप में इतना ज़्यादा ओवरलोड होना नहीं चाहिए। यदि हो गया भी तो लाइक सेकेंड वेव का जो रूटीन जो गवर्नमेंट ने किया हुआ, जैसे हम लोग को डेली इतना ऑक्सीजन चाहिए, इतने घंटे में इतना ऑक्सीजन चाहिए, ऑलरेडी उतना टाइम में ऑक्सीजन मिल रहा था, तो इट वॉज वेरी इजी टू फॉर अस टू वर्क इन सेकेंड वेव ऑल्सो। तो थर्ड वेव में भी वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट विल बी डन, बट हम लोग को मेन है कि थर्ड वेव कैसे प्रिवेंट करें। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू डील विद इट वंस इट कम्स, क्योंकि उस टाइम हाहाकार मचने के बाद आप सडनली प्रिवेंट करने को फायदा नहीं। तो अभी से हम स्ट्रिक्टली बैठेंगे तो वी कैन प्रिवेंट थर्ड वेव, और वो नौबत नहीं आएगा। सर सिलीगुड़ी क्या प्रिपेयर्ड है थर्ड वेव के लिए? अब थर्ड वेव प्रिवेंट करने के लिए वी आर प्रिपेयर्ड, मेन है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू प्रिवेंट थर्ड वेव। बाई चांस आ गया तो वी हैव टू फेस दैट, क्योंकि सेकेंड वेव भी तो आपको सडनली, अब आज एक पेशेंट विद इन 1 वीक 100 पेशेंट्स हो गए थे, तो इस टाइप से सडन बढ़ने से भी वी आर प्रिपेयर्ड इन सेकेंड वेव। तो थर्ड वेव में आई डोंट थिंक वी विल हैव मच प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी तो ऑक्सीजन का प्लांट्स है ऑलरेडी, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड है, इस सेंटर में किस हिसाब से करना है, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई
करके गवर्नमेंट एक एक करके दे आर मॉनिटरिंग इट। तो इसलिए यदि बाई चांस आता है तो वी आर रेडी टू फेस दैट, गवर्नमेंट हैज डन इनफ फॉर अस। लेकिन ये इश्यू रहता है कि आपको प्रिवेंट कैसे करें यदि नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी है आपके पास, यदि थर्ड वेव आता है तो वॉट एवर वी डू देयर सम पीपल विल डाई। किसी का तो डेथ होना है, किसी का अपना रहता है। अब 100% 5 भी पेशेंट हो गए तो 5 जन का तो फैमिली मेम्बर्स है, बच्चे, वाइफ है, तो वाइफ है, हस्बैंड है, तो ये आपको बेसिकली प्रिवेंट करना है फार बेटर रादर देन टू एक्सपेक्ट इट टू कम एंड उसको हमको डील करने से बेटर है, प्रिवेंट करना बेटर है। सर डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या डिफरेंस बिटवीन है? में डेल्टा और ओमिक्रॉन में ये डिफरेंस है कि आपको डेल्टा एक बार इन्फेक्टेड है तो फिर रिपीट डेल्टा उसको इन्फेक्टेड होने का अभी तक चांस हमको देखा नहीं है। जो री इन्फेक्शन ऑफ सेम स्ट्रेन अभी तक ज़्यादा वर्ल्ड वाइड नहीं है। तो इवन देयर आर क्वेश्चन बोलते हैं कि डेल्टा ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहता है, डेल्टा के लिए वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि जो भी इन्फेक्टेड है तभी वैक्सीन लगाना है, बिकॉज न्यू स्ट्रेन्स आर कमिंग। तो डेल्टा का ये है। लेकिन ओमाइक्रॉन का वही पहले भी बोल चुका हूं मैं कि जो डेल्टा इन्फेक्टेड पेशेंट्स है वो ओमाइक्रॉन से हो सकता है प्रोटेक्शन ना दे। तो इसलिए, और वैक्सीन जो ऑलरेडी डेल्टा के लिए जो इफेक्टिव था ओमाइक्रॉन से, वैक्सीन ओमाइक्रॉन के लिए काम नहीं भी कर सकता। तो इसीलिए वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग कोविड प्रोटोकॉल। और सेकेंड रहता है एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, आपको डेल्टा में भी वही मेडिसिन देना है बेसिकली, ओमाइक्रॉन में भी ज़्यादा ट्रीटमेंट डिफरेंसेस नहीं, एक ही रहता है। आपको ब्लड थिनर, हेपेरिन, रेमडेसिविर, ये कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हमको देके दोनों में मैनेज करते हैं। सर ओमिक्रॉन में सिम्टम्स क्या है पेशेंट को? जो अभी तक लिमिटेड नॉलेज, जो नॉलेज है उसमें जनरली क्या होता है कि ड्राई कफ, बॉडी एक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा में क्या था हाई फीवर, उसके बाद सडनली सांस फूलना शुरू हो जाता था। इसमें जनरली ड्राई कफ और बॉडी एक हो रहा है, ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है। तो सिम्टम्स आर मोर माइल्डर इन ओमाइक्रॉन एज कम्पेयर टू डेल्टा। लेकिन ये अभी तक का लिमिटेड नॉलेज है। तो जब वर्ल्ड वाइड जब स्प्रेड करेगा बाई चांस तो फिर विल गेट मोर आइडियाज अबाउट इट। सर थर्ड वेव के लिए और क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? अब मेन है कि आपको थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड वेव कैसे बच सके हम, वो प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अभी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद वी हैव बीन ऑलरेडी सो मच अवेयर। हम लोग इतना अवेयर हो चुके हैं कि हमको डिजीज को लाइटली नहीं लेना है। अब देख रहे हैं कि शॉपिंग मॉल में पूरा लाइन लगे हुए हैं, विदाउट मास्क बैठे हैं, पूरा ये क्लस्टर होके, दैट हैज टू बी प्रिवेंटेड। मास्क पहनना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, और थर्डली आपको हैंड सैनिटाइजेशन करके प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल यदि मेंटेन करते हैं तो सेकेंड वेव में भी जो जिसने प्रॉपरली मेंटेन किया वो प्रोटोकॉल, वो उनको इफेक्ट हुआ नहीं है। तो लेकिन इश्यू क्या है कि अभी हम लोग ने लाइटली लेना शुरू कर दिया, केसेस कम हो गए, तो अब एकदम ग्रुप में बढ़ रहे हैं, और गप्पे मार रहा है, मास्क नहीं पहनना है, तो हैंड सैनिटाइज नहीं करना। तो ये आपको मतलब ये लाइटली लेना और नेग्लेक्ट करना अबाउट द डिजीज, दैट इज फेटल फॉर द कम्युनिटी। सर निवेदिता हॉस्पिटल में मतलब कोविड को लेकर कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या बेड्स ऐसे किया है आपने फैसिलिटीज? ना इश्यू अभी क्योंकि हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको अभी क्योंकि नंबर ऑफ कोविड केसेस आर गोइंग डाउन डे बाय डे। अब पहले डेली 2 देखते थे, अभी हफ्ते में 1 आध 2 पेशेंट देखते हैं। तो अभी हमको एक्स्ट्रा बेड लेना जरूरी, मतलब एक्स्ट्रा बेड अरेंज करना या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई ऐड करवाना जरूरी नहीं है। मतलब पहले जो कर रहे थे उसी में मेंटेन हो रहा है। लेकिन बाई चांस द केसेस स्केल अप, तो उस टाइम हमको ऑब्वियसली इमीडिएटली बिफोर द केसेस स्टार्ट राइजिंग, और तो हमको तो आउट पेशेंट में पता चल जाता है, बिकॉज आईसी मेनली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स। तो रेस्पिरेटरी में कोविड का पैटर्न क्या है, मतलब कोविड स्टार्ट होते ही आई एम द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू जनरली नो कि नाउ केसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अभी स्टिल डिक्रीजिंग पैटर्न है, तो हमको ज़्यादा
एक्स्ट्रा प्रिपरेशन अभी जरूरी नहीं है, जरूरी पड़ा तो उसी टाइम विल सी। सर ये जैसे आप लंग्स डॉक्टर है, तो ये ओमिक्रॉन क्या डेल्टा की तरह ही लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है? नहीं, मेन है कि वायरल डिजीज आप कुछ भी बोलिए, हम्म, आपको वायरल डिजीज बोलते हैं, आपको सिंपल इबोला से लेके आपको वेस्ट नाइल फीवर से लेके आपको निपा वायरस से लेके आपको अब ये कोविड कोरोना से लेके ऑल ऑफ देम बेसिकली प्राइमरी देयर टारगेट इज लंग्स। तो कोई भी वायरल डिजीज सीवियर जो फेटल वायरल डिजीज होता है वो लंग्स ही अटैक करता है, या फ्लू बोलिए सिंपल, एक्सेप्ट एक ग्रुप ऑफ वायरसेस आते हैं जो जापानीज एनकेफेलाइटिस टाइप, वो आपको ब्रेन में पहले इफेक्ट करता है, लंग पे ज़्यादा नहीं इफेक्ट करता है। तो ये आपको ओमाइक्रॉन वेरिएंट हो वो भी आपको लंग्स में इफेक्ट करेगा डेफिनेटली, लेकिन लंग्स में कितने सीवियर इफेक्ट करेगा और नॉर्मल लंग्स में कितना सीवियर इफेक्ट करेगा, जिसका ऑलरेडी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आस्थमा या पहले से अब निमोनिया पेशेंट्स है या डिस्ट्रॉयड लंग्स है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, उनको कितना इफेक्ट करेगा वो इट विल टेल इन टाइम, मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली टू से। खाली आपको बोत्सवाना या साउथ अफ्रीका में अभी क्लस्टर्स है, अदरवाइज दूसरे जितने देश में माइल्ड केसेस जो वहाँ से फ्लाइट में गए हैं उनको डायग्नोज हुआ है, जो इंडिया में अभी तक अराउंड और लेस देन 20% डिटेक्ट हुए हैं, वो भी माइल्ड केसेस हैं सभी। तो अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें मतलब डिजीज शुड बी माइल्डर देन डेल्टा, लंग इन्वॉल्वमेंट तो होगा लेकिन उससे माइल्डर होना चाहिए डेल्टा से, लेकिन ये नहीं होता। जो पेशेंट ऑलरेडी सीओपीडी है, सीवियर सीओपीडी है, घर में 3 इनहेलर ले रहा है, मे बी नेबुलाइजर लेके बैठा हुआ है, उसका लंग फंक्शन में भी 30% ऑलरेडी काम कर रहा है, 70% खराब पड़ा हुआ है, उससे इवन माइल्ड डिजीज विल मतलब कैन कॉज फेटल डैमेज। तो इसलिए माइल्ड करता है, बल्कि उसको भी हमको लाइटली नहीं लेना है, किंतु जो जिनका नॉर्मल लंग्स है उसके लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें इट शुड बी माइल्ड डिजीज। सर जैसे अल्फा गामा इंडिया में अभी तक नहीं आया है, तो आपको लगता है ओमिक्रॉन भी उन्हीं की तरह हो जाए कि ना आए? नहीं, इश्यू है फर्स्ट वेव में तो इट वॉज ए मेन ऑफ ए गामा वेव, इट्स नॉट ए आया नहीं पता आया है, ठीक है। तो सेकेंड वेव मेनली हुआ डेल्टा वेव, तो थर्ड इज ओमाइक्रॉन जो अभी आ रहा है, तो हो सकता है इंडिया में ना जो आया ऑलरेडी, गवर्नमेंट इज डूइंग इनफ टू अल्फा सर आइसोलेट नहीं देम। आया था इंडिया में। तो आपको जितना आए उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट बेसिकली आपको क्या बोलते हैं आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो फर्दर अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्ट्रिक्टली बंद करके रखा हुआ है, तो हो सकता है चांसेस है कि ना आए। सर आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को क्या मेजरी स्टेप्स लेना चाहिए? मैंने कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इज डूइंग मोर देन इनफ, क्योंकि आपको रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और वायरल डिजीज है, आपको वायरस से बंद तो नहीं कर सकते हो, तो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है वर्ल्ड वाइड। यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं है, अब यूएस बोलो, कनाडा बोलो, साउथ अमेरिका बोलो, अफ्रीका बोलो, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर इज स्प्रेडिंग। तो जितना वर्ल्ड वाइड कर रहा है इंडिया इज डूइंग फार अहेड ऑफ देम, तो फर्दर इससे ज़्यादा करने का कोई उपाय नहीं है। उससे ज़्यादा क्या कि हम लोग जो एजुकेटेड अनएजुकेटेड जो पब्लिक है, हम लोग को वी हैव टू बी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ओके सर। सर हमारे व्यूअर्स को आप कुछ एडवाइस दीजिए जिनसे वो ओमिक्रॉन से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले, और अगर कुछ उन्हें सिम्टम्स, क्या ऐसा सिम्टम्स दिखे जो आके डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करें? मैं लिसनर्स का मैं यही बोलूँगा कि आपको कोविड प्रोटोकॉल जब तक कोविड 0 नहीं होता तब तक मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपको ये मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ, मैं वैक्सीनेट हो चुका हूँ, बल्कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट लेके घूमना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिसने वैक्सीनेट नहीं किया है वो प्रॉपरली ड्यूली गवर्नमेंट रिकमेंडेड वैक्सीनेशन लेना है। नंबर 3, आपको फीवर, बॉडी एक, आपको ड्राई कफ हो रहा है, सांस फूलना शुरू होता है, तो लोकल आपका डॉक्टर जो आसपास है उनको दिखाना है। एंड फोर्थली, डोंट पैनिक। तो इवन यदि इन्फेक्टेड है तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे डोंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, घर में मैनेज हो सकते हैं। ओनली माइनॉरिटी जिनका कोमॉर्बिडिटीज है, शुगर है, प्रेशर, ओल्ड स्ट्रोक पड़ा हुआ है, या सीवियर लंग डिजीज, अब जैसे सिटी स्कोर बोलते हैं 15/25 आसपास यदि होता है तो उनको हॉस्पिटलाइज करके हमको इंजेक्टेबल स्टेरॉइड सब देना, ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो इसलिए देयर इज नथिंग टू पैनिक, बट बी अवेयर, फॉलो कोविड प्रोटोकॉल। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर।